वो जो बाबा हैं जिस पे विवाद खड़ी करी जा रही है, मैं 200% नहीं 1000% कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो वजू समझ करके उस पर थूक रहे थे, हम कोर्ट के माध्यम से जीते जाके दुनिया उनके मुंह पे थूके। इसलिए अपनी अपनी भूमिका इस दौर में तय करें और बिना इस उम्मीद के कि सत्ता और ये व्यवस्था आपको क्या देगी। मैं 2012 से जब मैंने नौकरी छोड़ी और मुझे लगा कि मुझे कुछ बात कहनी चाहिए, संचार माध्यम के इतने सारे आयाम थे, तब भी मुझे लगता था कि पता नहीं कोई सुनेगा मेरी बात या नहीं सुनेगा। वो दौर भी मुझे याद है, 10 लोग 5 लोग मुझे मिलते थे, मैं बोलता रहता था, कहता रहता था अपनी बात को। और ये भी दिन है कि बनारस में इतने बौद्धिक लोगों के सामने भी मौका मिला है मुझे बोलने का। तो आपको इस समय इतिहास रचने का मौका मिला है। उसको रचते वक्त ये बिल्कुल भी मत मन में लाइए कि हमें बदले में क्या मिलेगा। जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी, भारत आजाद था, लेकिन जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की वो इंडिया गेट पे 1968 तक जिंदा। हमें शर्म नहीं आई, हम चुप बैठे रहे। लेकिन उसके बाद जब उनकी मूर्ति उठा करके दिल्ली के करोना पार्क में लगा दी गई है, तब से लेके अब तक बहुत कोशिश हुई कि कभी गांधी जी लग जाएं, फिर कभी हुआ नकली गांधी सही लग जाएं, वो भी नहीं लग पाए। लेकिन जब जिसके भाग में होता है, सुभाष चंद्र बोस के परिवार में 14 भाई बहन थे और आप 2 से परेशान हैं, और 14 में से 9वां नंबर था उनका। बाकी 13 को कोई जानता है? एक ही को जानता है। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने लड़ाई नहीं लड़ी। उनके लोग तो अलग अलग एमपी की टिकटें लेके इस पार्टी से इस पार्टी में लेके बिक गए, लेकिन सुभाष उस परिवार के नहीं थे। सुभाष मेरे भी थे और आपके भी थे। सिंपल सी मुहिम चलाई हमने, इंडिया गेट पे सुभाष की मूर्ति लगे, ये मुहिम चलाते रहे हम लोग। कोई हंगामा नहीं किया, किसी नेता के साइन कराने नहीं गए, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में दबाव नहीं डाला। हम ये जानते थे कि अपनी बात को तथ्यों पर रखोगे, देश बात सुन लेगा आपकी। और इस बार जो आया है 14 से 19 में, वो तो जरूरत से ज्यादा सुनता है। आज इंडिया गेट पे आप जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि संस्कृतियां कैसे बनती हैं, सभ्यताओं में कैसे बदलाव होता है। बहुत सारे ऐसे निराशावादी लोग हैं, कहेंगे मूर्ति लगने से क्या नौकरी मिल जाएगी। वो पैदाइशी बेरोजगार लोग हैं, उनको कभी नहीं मिलेगी नौकरी। और अच्छा है कुछ लोग बेरोजगार रहे हैं। हर चीज में उनको अपना एजेंडा चलाना होता है। तब 28 फीट लंबी ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष की इंडिया गेट पे लगी। और आप कह सकते हैं कि यह मूर्ति क्या है, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। जीडी बख्शी, आर सब ने, किसी नेता से नहीं मिले, हम मिले ही नहीं। हमने हर चौराहे चौराहे गली गली जाके बोला और बताया कि इसके लगने से एक तो जो तथ्य है जिसे आज तक कुछ पार्टियां झूठ बोलती हैं और समाज भी उसी बात को रटी रटाई को कहता है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी कहते हैं कि फूल वाले चचा थे, सभी उन्हीं के बारे में कहते हैं। लेकिन किसी से पूछो कि उन्होंने शपथ कब ली थी तो नहीं पता किसी को। यानी जो चीजें हमारे हाथ में हैं उसको भी सच नहीं बोलते हम। 2 सितंबर 1946 तथाकथित पंडित, झूठे पंडित, महामूर्ख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे
महारानी इंग्लैंड के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दर्शाते हुए उनको किसने शपथ दिलाई पता है? उन्हीं के रिश्तेदार ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब आप अंबेडकर, सावरकर के ऊपर कहते हैं माफी मांगी। आपने तो भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री होने के नाम पे आपने किसके प्रति निष्ठा ली थी? और जो दूसरे गांधी थे बड़े वाले, जो हमारे पिताजी भी हैं, मां ने बताया नहीं हमें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये जो यूनियन जैक है, जब इसको उतारा जाने लगा तो नेहरू ने कहा कि भाई देखिए, ये इससे माउंटबेटन वगैरह को थोड़ा खराब लगेगा। तो उन पे वो कह रहे थे, बड़े वाले, वो भी गुजरात से आए थे, वो कहने लगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तिरंगे के अंदर एक छोटा सा साइड में यूनियन जैक बना रहे हैं। तो जो भारत 1946 में जिस आदमी ने शपथ ली, और वो कौन आदमी है जिसको शपथ दिलाई गई, ये भी तथ्य समझ लीजिए आप। जो आदमी 27 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में 15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने गुप्त मतदान करके पूछा गया हो कि किसे आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि 1946 की 5 घटनाओं पे मैं ज्यादा बल देता हूं। जी सर, मैं पूरी बात कह लूं फिर आपसे बता दूं। 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई कि भाई चुनाव होगा। तो गांधी जी ने पहला इमोरल काम यह किया कि तत्काल चुनाव की घोषणा होते ही कहा, मेरी पहली पसंद तो नेहरू है। अब हमें क्या पता आखिरी भी आपकी है। तो यह नहीं कहना चाहिए था, उनका कद ऐसा था। लेकिन मैं इससे 2 बातें आपके सामने, ये तथ्य हैं, सब फैक्ट हैं, अवेलेबल हैं आप उसमें, और मैं ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस दूंगा आपको। ये XYZ की लिखी हुई किताब का नहीं दूंगा मैं आपको। 20 को आप अनाउंस करते हैं, 27 तारीख को चुनाव होता है। उस चुनाव की प्रक्रिया, एक साहब थे जो पहले शिक्षा मंत्री बने, वो 1940 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और 1946 तक वो अध्यक्ष रहे। और क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था तो मौलाना आजाद से इस्तीफा मांगा गया, और यह हुआ कि भाई ये जो चुनाव है इसके लिए हमें कार्यकारी आदमी चाहिए। जानते हैं कौन था वो आदमी? उस आदमी का नाम है आचार्य JB कृपलानी। वो पूरी चुनाव की प्रक्रिया आचार्य JB कृपलानी की देखरेख में हुई, और जब वोट खुले तो 2 वोट इनवैलिड थे और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यानी गांधी जी की वो अपील उनके खुद कांग्रेसियों ने नहीं सुनी, तो गांधी कितने पॉपुलर थे आप समझ जाएंगे। अब यहां से मैं आपको वो घटना शब्द इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग सवाल उठा के भाग जाएंगे। बहुत सारे लोगों की आदत है पत्थर फेंको भाग जाओ। आजकल जो पत्थर फेंकता है ना, उसे पकड़ लेते हैं। कश्मीर में भी बहुत फेंक रहे थे, इसलिए पत्थर फेंक के कोई जाए ना तो उसे रोक के पकड़ लो उसको पहले। इसलिए ये JB कृपलानी साहब जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिनकी देख रेख में अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया की गई, उन्होंने एक किताब लिखी। पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया ने वो किताब छापी। आप सोचिए कि कितने डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हुई। वो किताब भारत से गायब। पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया में कहीं किताब ही नहीं अवेलेबल है। वो कि न होगा बांस न बजेगी बांसुरी है। उस किताब को हमारे एक मित्र ने अपने रिसोर्सेज से PDF कॉपी भेजी। 1300 रुपए में मैंने उसको फोटोस्टेट कराया। उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स। पेज नंबर 248, पेज नंबर 249 और पेज नंबर 50 पर उस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में लिखा है, जिसमें आचार्य JB कृपलानी जो गांधी के साथ रहे लेकिन गांधी से लगातार उनका डिसेंट रहा, उन्होंने कहा कि जब मैंने यह घोषणा की
कि 14 वोट में से नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, तो फूल वाले चचा ऐसे रूठे हुए थे मुंह नीचे करके जैसे बच्चा रूठ जाता है। तो गांधी ने एक जघन्य अपराध फिर किया, एक पर्ची लिखी, जेबी कृपलानी को दी, जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल को दी, सरदार पटेल उनके उल्टे हाथ पे बैठे हुए थे। और उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था कि सरदार से कहो विड्रॉ कर ले। सरदार ने वो पर्ची जेबी कृपलानी को पलट के वापस दे दी। गांधी तब भी नहीं समझे, क्योंकि बेहयाई की पराकाष्ठा थी। देखिए वो बड़े हैं, मैं इसलिए गांधी जी लगा रहा हूं, लेकिन हमारी सभ्यता में शास्त्रार्थ होते वक्त यह नहीं देखा जाता था कि उम्र इसकी कितनी है और उनकी कितनी है। शास्त्रार्थ होता है सत्य पे।